सेक्युलर रिलायंस पैराडाइज सोसाइटी की तरफ से आज बात करूंगा आपसे आर्टिकल 13 से संबंधित। तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 है, साथियों जब हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किस देश से, हम उस देश की बात करेंगे। तो साथियों जो संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है भारतीय संविधान में, वो कहीं ना कहीं प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। क्योंकि अमेरिका में एक केस आया था मार्वरी बनाम मेडिसन का, उस केस के बाद में ही जस्टिस मार्शल ने जो है वो ये सिद्धांत न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। अब इस सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो सीमित शक्ति वाली सरकार से हुआ है साथियों, क्योंकि माना जाता है कि सीमित शक्ति वाली सरकार में मुख्य रूप से दो तरीके की विधियां होती हैं। एक तो साधारण विधि होती है और दूसरी सर्वोच्च विधि, अर्थात वहाँ का संविधान होता है। तो जो सर्वोच्च विधि है उसके अधीन साधारण विधि रहेगी हमेशा। साधारण विधि जो है वो सर्वोच्च विधि के जब अधीन रह के काम करेगी, तब अगर कहीं न कहीं साधारण विधि अगर विरोध कर रही है सर्वोच्च विधि का, तो जुडिशरी जो है, न्यायपालिका है, उसके उल्लंघन होने पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त रखती है और न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है कि वो उल्लंघन कर रही है अथवा नहीं। अब हम आते हैं भारत के कॉन्सेप्ट पर। उससे पहले हम प्रोफेसर कार्बिन महोदय जो है उन्होंने भी न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में कहा है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो शक्ति जो है विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करती है, और अगर संवैधानिकता की जांच करने में अगर वो अधिनियम कहीं न कहीं प्रावधानों से संगत है, मूल प्रावधानों से, सर्वोच्च विधि के प्रावधानों से, तब उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर सकती है न्यायपालिका। अब हम बात करते हैं साथियों भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान की बात करेंगे तो आप पहले देखेंगे तो आर्टिकल 32 है, 226 है, 131 है, 132 है, आर्टिकल 368 है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं संबंधित हैं न्यायिक पुनर्विलोकन से। लेकिन मुख्य रूप से परिभाषित जो किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन को परिभाषित किया गया है। जो आर्टिकल 13 है उसका सब क्लास 1 जो है वो ये कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह संविधान के भाग 3 के प्रावधानों से असंगत है। अर्थात एक तरीके से संविधान पूर्व विधि की बात यहाँ पर की गई है। और 13 का सब क्लास 2 जो है वो ये बात कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को न्यून करती हो अथवा छीनती हो। अर्थात कहीं ना कहीं राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को न्यून करती हूँ या छीनती हूँ। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि संविधान पश्चात विधि की बात करता है। और 13 सब क्लास 3 जो है वो कहता है कि भारत में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा जो है वो विधि शब्द के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत ठीक है, उन सबके बात करी जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल 13 है, इसका प्रभाव भूतलक्षी वे में है कि नहीं है। तो साथियों आर्टिकल 13 जो है वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। इसमें केस भी आया था केशव मेधम मानन का केस। साथियों इसमें पत्रक से जुड़ा हुआ ये मामला था जिसमें जो है प्रेस एक्ट उस समय का जो था उसके अंतर्गत जो है निर्बंधन लगाने की प्रथा थी और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते थे। अब जब भारत का संविधान बना तो आर्टिकल 91 में जो है ए में काफ़ी सारी छूट प्रदान कर दी गई, प्रेस की स्वतंत्रता भी दे दी गई। तो जो ये पक्ष था तो इन्होंने कहा जो कि साहब अब तो आर्टिकल 91A में हमको छूट मिली हुई है और हमारा ये जो हम पर मुकदमा चलाया जा रहा है इसको समाप्त कर दिया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने इसी केस में कहा था कि जो आर्टिकल 13 है इसका प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव ये नहीं रखता है। उसके बाद साथियों इसमें कुछ सिद्धांत आते हैं, हम उन सिद्धांतों की बात अब आपसे करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत जो आता है वो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। साथियों पृथक्करणीयता के सिद्धांत को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है पृथक करना, अर्थात अलग करना। अर्थात अगर कोई कानून है जिसका कोई एक भाग संविधान के मूल भाग 3 में जो प्रावधान है उनसे संगत है, तो उस प्रावधान को अगर उससे निकाल दिया जाए कानून से, और तब जो है वो हम कहेंगे कि ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत वहाँ पर फॉलो हुआ है। इसमें भी कई केस आए, हम उन केसों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो साथियों इसमें जो सबसे पहला केस आया था वो हम बात करेंगे ए.के. गोपालन का केस। ए.के. गोपालन का केस जो था उसमें जो निवारक निरोध अधिनियम था उसकी जो धारा 14 थी उसके तहत जो न्यायपालिका है उसको जांच करने की जो शक्ति थी वो छीन ली गई थी उसके द्वारा। तो इसकी जो निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 थी उसको न्यायपालिका ने
असंवैधानिक घोषित कर दिया था, शेष अधिनियम वैध बना रहा था, तो उसको तो पृथक कर दिया गया। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे तो दूसरा केस इसमें आया था बम्बई राज्य बनाम बालासाहेब का। इसमें भी यही था कि मद्य निषेध अधिनियम जो था बम्बई में प्रांत में, तो उसकी कुछ प्रावधान जो थे वो बाकी के प्रावधानों के असंगत थे, तो उनको भी जो कहीं न कहीं है संवैधानिक कर दिया गया, निकाल दिया गया, शेष प्रावधान जो है वो वैध बने रहे। उसके बाद में साथियों एक केस आया जो महत्वपूर्ण केस है रमेश थापर का बनाम मद्रास राज्य का। इस बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कह दी कि अगर कोई अधिनियम है और उसका कोई पर्टिकुलर भाग अगर निकाल दिया गया उस कानून से और उस अधिनियम का फिर अस्तित्व ही अगर विफल हो जाए तब क्या होगा। तो साथियों ऐसी स्थिति में हमें ज्ञात होना चाहिए कि वो पूरा जो अधिनियम है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद में इम्पोर्टेंट केस आता है कि हो तो बोलो हाँ बनाम जाचीगुड़ का। इस केस में भी क्या हुआ था, जो दल अधिनियम था उसके द्वारा संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसमें जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। तो उसका जो पैरा 7 था वो स्पीकर को बहुत बृहद शक्तियां प्रदान कर दी गई थी कि उसका निर्णय अंतिम हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो उसके पैरा 7 को भी न्यायालय ने असंवैधानिक कर दिया, शेष अधिनियम बना रहा। तो वहां पर भी उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत जो है वो है आच्छादन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, या फिर हम इसको जो है ग्रहण का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। अब ग्रहण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी संविधान पूर्व विधि अगर है 13(1) से ही, चूंकि ये भी जुड़ा हुआ चीज है, तो कोई भी विधि अगर बनाई गई तो वो मृतप्राय अवस्था में पड़ी रहेगी, उस पर ग्रहण लग जाएगा, आच्छादन लग जाएगा, एक्लिप्स लग हो जाएगा। और अगर संविधान में संशोधन हो गया बाद में संविधान बनने के पश्चात, तब वो विधि प्रारंभ फिर से जो है वो सजीव अवस्था में हो जाएगी। इस पे एक केस आता है साथियों भीखाजी का केस। तो जो भीखाजी बना मध्य प्रदेश राज्य का जो केस था, उस केस में जो कि बरार जो मोटर अधिनियम था, बरार मोटर अधिनियम बना था, तो उसमें जो है राज्य को एकाधिकार सृजित करने की शक्ति दे दी गई थी। अब जब भारत का संविधान बन गया तो 19(1)(d) में जो है 19(1)(a) के तहत उसको जो है कुछ प्रावधानों को जो है उसके संवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसके बाद में 19(1) में जब संशोधन हो गया 1951 में, तो जब संशोधन हो गया तो उसके बाद में फिर से जो है वो प्रावधान जो है उसके जीवित हो उठे, तो इसलिए जो है आच्छादन उसका जो है वो समाप्त हो गया। उसके बाद में साथियों अगर हम बात करें तो अगला केस जो है अगले पॉइंट की बात करें, तब अगला जो सिद्धांत आता है वो अभित्याग का सिद्धांत। अभित्याग का सिद्धांत साथियों हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत अमेरिका में तो फॉलो होता है, लेकिन भारत के संविधान में भाग 3 में इसको स्थान नहीं दिया गया है। उसके पीछे कुछ रीजन भी है कि भारत में लोगों को विधि की जानकारी नहीं है अभी उस हिसाब से, या भारत में भी लोग उतना जागरूक नहीं है। तो भारत में ये कहा गया कि आपको भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं आप उनको स्वेच्छा से त्याग नहीं सकते हो, अपनी इच्छा से नहीं कि हमारे अगर मन नहीं है तो मूल अधिकारों को नहीं अपनाएंगे, तो ये शक्ति जो है आपको प्राप्त नहीं है। अब साथियों एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो संविधानोत्तर विधि है, क्योंकि संविधान पूर्व विधि है और दूसरी संविधान पश्चात विधि है, यानी संविधानोत्तर विधि है। अब जो संविधानोत्तर विधि है इनकी क्या सिचुएशन रहती है, तो ये विधियां चूंकि साथियों प्रारंभता शून्य होती है, क्योंकि संविधान उसमें कहा गया आर्टिकल 13(2) में कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा ना। तो अब ये जब प्रारंभता शून्य होगी तब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस पे भी साथियों 2 महत्वपूर्ण केस आते हैं, एक सगीर अहमद का केस आता है वर्सेस यूपी स्टेट का, दूसरा आता है दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। तो जो ये दोनों केस हैं, सगीर अहमद वाले केस में ये कहा गया था पहले कि ऐसी विधियां मृत विधियां होती हैं और ये प्रारंभता शून्य होती हैं, और इसी बात का अनुमोदन जो है वो दीपचंद वाले बाद में कर दिया गया था साथियों। अब ये शक्ति दे क्यों गई है जुडिशरी को। अब चूंकि साथियों चूंकि हम लोग जो हैं ये देखते हैं कि और कई विचारकों ने भी ये कहा है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और अधिक शक्ति व्यक्ति को भ्रष्टतम बनाती है। अब चूंकि हमारे शक्ति पृथक्करण का भी सिद्धांत लागू किया गया है और बहुत सारे काउंसिल, तो अब विधायिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। अगर कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप करेगा तब भी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है कि आप हस्तक्षेप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज है विधायिका अगर कहीं तानाशाह बनने का काम करे, कोई ऐसा कानून बनाने का काम करे जो लोगों के हित में ना हो, तब जुडिशरी जो है कहीं ना कहीं रिव्यू कर सकती है। तो
इन सारी चीजों के लिए ये प्रावधान लागू किए गए। अंत में क्या है, साधारण परिस्थितियों में हम कहेंगे कि जुडिशरी इन सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है, लेकिन विषम परिस्थितियों में जब जुडिशरी को लग रहा है कि विधायिका ने कोई कानून बनाया और उस कानून को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य जो है वो मेलाफाइड है, अर्थात उद्देश्य उसका जो है वो एक तरीके से गलत उद्देश्य के साथ में कानून बनाया गया है, तब वो एक तरीके से पर्दा उठाती है, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से रिव्यू करती है, पर्दा उठाती है और उस पर्दे के माध्यम से देखती है क्या विधायिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया है। अगर विधायिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है तो उस अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर देगी, और अगर विधायिका अपनी शक्ति में रहकर ही कार्य कर रही है तब वो अधिनियम संवैधानिक रहेगा। तो ये शक्ति जो है ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहलाती है। और जो आलोचक है साथियों, इसी शक्ति को जब प्रयोग करती है न्यायपालिका तो कहीं ना कहीं जब PIL के माध्यम से या अन्य माध्यमों से या स्वतः संज्ञान लेकर, तब इसी को जो आलोचक है वो न्यायिक सक्रियता नाम भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी निष्पक्ष होती है, जुडिशरी जो है स्वतंत्र बनाई गई है, तो माना जाता है कि प्रेशर में आके काम नहीं करेगी और लोगों के, चूंकि संविधान का संरक्षक भी है एक तरीके से भारत का उच्चतम न्यायालय, तो जो भारत का उच्चतम न्यायालय जब ये जुडिशियल कॉन्सेप्ट जो है, जुडिशियल रिव्यू को कॉन्सेप्ट फॉलो कराएगा तो कहीं ना कहीं संविधान के हितों की भी रक्षा करेगा। इसलिए ये सिद्धांत आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत साथियों हो जाता है। तो आपको हमारा आज का बनाया गया ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, आप उन माध्यमों से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, आपका इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत